वेलकम टू दिस क्लास। बच्चों, आप सभी को पिछली कक्षा में हम लोगों ने विचार विमर्श किए थे, शेयर की थी बात। पत्र के बाद आया था निबंध लेखन। निबंध लेखन में अभ्यास के लिए आपको निबंध दिया गया था पर्यावरण प्रदूषण का। बच्चों, उसमें आपको रूपरेखा के रूप में, संकेत के रूप में बिंदु दिए गए थे। उन बिंदुओं के आधार पर आपको लेख लिखना है, निबंध लिखना है। बच्चों, आपको पहले ही बताया है कि ये जो हिंट्स है, पॉइंट्स दिए जाते हैं, वो आपको सुविधा के लिए, आपकी विषय वस्तु को एक आधार प्रदान करने के लिए, एक सिस्टम देने के लिए आसान करके दिया जाता है, आसानी के लिए दिया जाता है, ताकि आप उसी के अनुरूप उस विषय वस्तु को लेआउट करें, लिखें। मुझे उम्मीद है कि आपने जो कल अभ्यास के लिए दिया था वो गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। उसमें अगर आपको जो भी परेशानी है, अशुद्धि होगी, मैं उसको शुद्ध करके आपको भेजूँगा। ठीक है, अब आज बात करते हैं इस कालांश की। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी जो साहित्य है उसके जो टॉपिक है वो है अपठित गद्यांश। अपठित मीन्स जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हो, उसको बोलते हैं अपठित, जो आपके द्वारा पढ़ा नहीं गया पहले पूर्व में। गद्यांश होता है एक पैरा, ठीक है, गद्य का अंश, उसको बोलते हैं। एक होता है काव्यांश, एक होता है गद्यांश। गद्यांश मीन्स गद्य जो भाग है, उस गद्य में से कुछ अंश लेकर के एक या दो पैराग्राफ लेके, जितना भी उनको आवश्यक है उतना लेकर के आपको दिया जाता है। बच्चों, बात करते हैं ये क्यों दिया जाता है। व्याकरण में हम भाषा की शुद्धि के लिए नियमों का अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं पाठ्य पुस्तक के माध्यम से। उन नियमों का अभ्यास करते हैं, उन शब्दों को सीखते हैं, हमारा शब्दकोश बढ़ जाता है। दिन प्रतिदिन हमारे शब्दकोश में नए नए शब्द इकट्ठे होते जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, हमारे ज्ञान का वर्धन होता है। बच्चों, बात है अपठित गद्यांश की बात आ रही है। काव्यांश और गद्यांश में यही अंतर है। काव्य का जो अंश लिया जाता है उसको काव्यांश, और गद्य के जो अंश है उसको गद्यांश। ठीक है, अभी क्यों लिया जाता है बच्चों, आपकी भाषा का जो ज्ञान है उसको परखने के लिए। व्याकरण का ज्ञान, शब्दकोश आपका कितना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, समझ कितनी है, आप किसी चीज़ को पढ़ करके समझ सकते हैं, समझ करके उसका उत्तर दे सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं। इस योग्यता को परखने के लिए पाठ्य पुस्तक में हम इस अभ्यास को करते हैं। यहाँ पे अपठित गद्यांश को शिक्षा के उद्देश्य से बात करें तो CBSE बोर्ड जो है एग्ज़ाम जो कंडक्ट करते हैं, उसमें आपका जो हिंदी विषय है, अनिवार्य कंपल्सरी सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में अपठित गद्यांश जो है सिलेबस में समाहित है। अपठित गद्यांश है, अपठित पद्यांश है। परीक्षा में दो आते हैं, दो और दो चार हो जाते हैं। एक पद्यांश, एक गद्यांश में से 5 प्रश्न, प्रत्येक गद्यांश में से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं बच्चों बात करता हूँ, 1 मिनट, प्रिंसिपल साहब का फ़ोन आ रहा है, मैं थोड़ा सा बात कर लूँ। हेलो, हाँ जी, हाँ बोले 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 सर। नहीं सर, जो हम फोटो खींचते हैं तो एक तो यूनिफॉर्म में फ़ोटो बनाना है, और उस फोटो में नीचे डेट लिखते हैं जिस डेट का वो है, और उस बच्चे का नाम लिखा जाता है एग्जाम बोर्ड में लगाने के लिए। तो नाम वही लिखा जाएगा, राजवंशी पाठक, पूरा नाम कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, नीचे उसके बाद फोटो की डेट आएगी। वो एक बोर्ड बना लेते हैं, सब फोटो में लिखते हैं, फोटो खींच लेते हैं। हमें पहले लिख के उसको खींच दिया जाता है ताकि फोटो पे आता है, फोटो में आता है, मतलब उस तरह से अलग नहीं होता, फोटो पे चला आता है नीचे की तरफ, ताकि वहाँ पेस्ट करते हैं। प्रिंट नहीं हो, फोटो पे आ जाएगा ना, उनको आप किसी चीज़ को लिख देंगे तो वहाँ लिख देते हैं ना, ऐसा से रख लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिक फोटो में आ जाता है।
तो बोर्ड वाले को बता दो तो कर देगा ना सर। बिल्कुल 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 हाँ सर, ठीक है सर। मैं क्लास ले रहा हूँ सर, फिर बात करेंगे है। हाँ तो बच्चों थोड़ा सा ये भी व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूँ, किसी पेरेंट्स का भूल था। ओके, अब मैं बात आगे बढ़ा अपठित गद्यांश की, जो हम बात कर रहे थे बच्चों। परीक्षा के उद्देश्य से 100 to 150 वर्ड्स का एक आएगा आपका पैराग्राफ, उसमें से अपठित होगा, आपकी पाठ्य पुस्तक से बाहर से होगा, उसको आपको पढ़ना है। आपको पढ़ करके उसको फिर आप समझेंगे, समझने के बाद उसके आधार पर आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्नों की संख्या होगी? 5। अंक होंगे 10, उसके अंक कितने हो जाएंगे? × 10। इस तरह से डिवाइड होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों के जो प्रकार है वो बहुविकल्पीय होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जो कि इस पैराग्राफ पे बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ पैराग्राफ। ओके, अब बात करते हैं अपठित गद्यांश को हल करने से पहले हमें क्या बातें ध्यान में रखना चाहिए, किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चों जब हम अपठित गद्यांश को हल करेंगे तो सबसे पहले जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसको हम ध्यान से 3 बार वाचन करेंगे। क्या, कौन सा वाचन? मौन वाचन। जोर से भी नहीं पढ़ेंगे, आराम से मौन वाचन उसको ध्यानपूर्वक करेंगे। कितनी बार? 3 टाइम्स साइलेंट रीडिंग। देन उसको पढ़ने के बाद आपको उस पैराग्राफ का मूल भाव, जो उसके क्या भाव है वो समझना आ जाना चाहिए, समझना है उसको। नेक्स्ट है दिए गए प्रश्नों को ध्यान में रखकर पुनः वाचन करें। अर्थात बच्चों जो आपको पैराग्राफ हल करना है उस पैराग्राफ को 3 बार पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, दिए गए जो उसके प्रश्न, जिन प्रश्नों को हमें आंसर करना है, जिन प्रश्नों का हमें जवाब देना है, उन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए पुनः मतलब उसको दोबारा से पढ़ना है। फिर उसके बाद जिन प्रश्नों के उत्तर जब हम पढ़ेंगे तो उस समय आपको कितने प्रश्नों के आंसर मिलते जा रहे हैं। जो प्रश्न आपके दिमाग में रह गए उनके जो आंसर मिल जाते हैं तो उनके आंसर को इस प्रकार से रेखांकित कर लीजिए। फिर आएगा जिन प्रश्नों के उत्तर मिल जाए उन्हें रेखांकित कर देंगे। उसके बाद जिन प्रश्नों के जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मान लीजिए 5 प्रश्न आपको आए हैं, 3 के आंसर आपको उत्तर जवाब मिल चुके हैं, आपने उनको रेखांकित कर दिया है, लेकिन 2 के उत्तर नहीं मिले आपको, 2 का जवाब आपको भी मिला नहीं है, तो आप उन दोनों को ध्यान केंद्रित करके फिर उसको पुनः पढ़ें। ठीक है, उतना आप करेंगे तो 100% आपको उनका जवाब कहीं ना कहीं उसमें मिल जाएगा। जब वो मिल जाएगा तो उसके बाद फिर हमें एक अगला प्रश्न इस प्रकार का होता है कि जो शीर्षक होता है, हेडिंग, आपको ध्यान होना चाहिए कि हेडिंग बहुत छोटा होता है, मूल भाव पर केंद्रित होता है और सार्थक होता है, उसका मीनिंग निकलता है। 3 बार ध्यान में रखना है, बहुत छोटा होगा, सार्थक बनेगा और उस चीज से उसके मूल जो पैराग्राफ का जो मूल भाव है वो केंद्रित उसके ऊपर होगा। उतनी सी बात पढ़ने से पूरे जो पैराग्राफ है, जो पूरा गद्यांश है, उस गद्यांश का अर्थ उसमें निचोड़ आ जाता, समझ में आ जाती है। ये बात आप ध्यान में रखिए, इसको 1 बाय 1 यहाँ से करेंगे। इन बातों का ध्यान रखते हुए हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो बच्चों वो आपको समझ में आएगी, प्रश्न सारे निकल जाएंगे। ये आपके परीक्षा के हिसाब से पैराग्राफ आते हैं, प्रश्नों की संख्या उसमें 5 होगी, एक प्रश्न 2 अंक का होगा, कुल इस प्रकार 10 अंक होंगे, प्रश्नों के प्रकार बहुविकल्पीय होंगे। ये आपको बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम पैराग्राफ की। बच्चों एक पैराग्राफ मैं आपको देता हूँ, क्या दे रहा हूँ? पैराग्राफ की इस प्रकार से है, ये देखो मैं आपको
इसमें सेंड करता हूँ बीच में। पहले आपको मैं रीडिंग करके उसको समझा देता हूँ, एक बार आप उसको देखिए बच्चों। दुख के, एक सेकेंड चेंज हो गया। हाँ बच्चों, मैं एक पैराग्राफ आपको पढ़ के देता हूँ, फिर आपको इसको खुद को दोहराना है, सुनना है, दोबारा इसको रिकॉर्डिंग को सुन लेना है। जीवन का दूसरा नाम संग्राम है। क्या है? जीवन का दूसरा नाम संग्राम है। यह संग्राम जन्म से आरंभ होकर जीवन पर्यंत जारी रहता है। इस संग्राम का केंद्र मानव मन, अच्छी और बुरी, दो प्रवृत्ति, दो पक्ष तथा सारा वातावरण ही इसके कारण है। जैसे जैसे मानव साकार रूप देने का प्रयास आरंभ करता है, इस प्रयत्न में वह निम्नतम स्तर पर पहुंच जाता है। स्वार्थ सिद्धि ही उसका एकमात्र उद्देश्य बन जाता है। उसके जीवन पर केंद्र स्वार्थ और उसके जीवन का केंद्र स्वार्थ और तृप्ति में ही निहित होता है। ऐसा व्यक्ति कभी नैतिक मूल्यों पर विचार की कल्पना भी नहीं कर सकता। यही कारण है कि वह हर समय अशांत और तनावग्रस्त रहता है। इच्छा त्याग से ही शांति का अनुभव होता है। आसुरी शक्ति के सक्षम करेक्शन प्लीज, आसुरी शक्ति के समक्ष मतलब सामने, हमारे पूर्वजों ने घुटने टेकने के स्थान पर उसका दृढ़ता से सम्मान करना पसंद किया। इसके लिए उन्होंने विभीषण के सामने अपने बंधु रावण के अन्याय को स्वीकार करने के स्थान पर उसका दृढ़ता से विरोध करने का प्रस्ताव किया। सत्यमेव जयते में विश्वास प्रकट करते हुए असत्य और अन्याय का विरोध किया। अन्याय करना और सहन करना कायरता की निशानी है। अतः अन्याय सहने वाला भी अन्याय का समर्थक माना जाता है। आज धर्म और नैतिकता लुप्त हो रही है। भौतिकता के प्रति प्रेमाधिक्य के कारण जीवन में संवेदना का अभाव हो गया है। बच्चों, ये पैराग्राफ मैंने आपको एक पढ़ के सुनाया इसलिए है क्योंकि इसकी मैं आपको एक क्लिप भी भेज दूंगा, अभी इसके जस्ट बाद एक भेजूंगा। इसको आपने पुनः पढ़ना है। पढ़ करके इसको 3 बार रीडिंग करने के बाद स्वाध्याय, उसको बोलते हैं सेल्फ रीडिंग, ठीक है। साइलेंट रीडिंग, सेल्फ और साइलेंट रीडिंग करेंगे आप। इसमें जो कठिन शब्द होंगे उनको रेखांकित करेंगे और जो इसके जो प्रश्न है वो मैं भेजूंगा। उन प्रश्नों को पहले आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर आप इस पर अभ्यास करेंगे। इसी का अभ्यास करेंगे आज। जो मैंने अभी भेजा है इसको पढ़ें और फिर मैं आपको पुनः इस क्लास में मिलता हूँ, ठीक है। ओके, धन्यवाद। देखिए बच्चों, मैंने आपको एक गद्य का जो अंश था वो पढ़ करके सुनाया, वाचन किया। मैंने आपको जैसा बताया था कि हमने उस पर मनन करना है 3 बार, उसको स्वाध्याय मतलब उसको सेल्फ स्टडी 3 बार उसको हम साइलेंट रीडिंग करेंगे, ठीक है। आपने 3 बार उसको साइलेंट रीडिंग किया, सुन लिया, मतलब यहाँ पे आपके पास सामने था नहीं वो, तो आपने उसको ध्यान से सोच लिया। अब आ जाता है उस पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो इस प्रकार से होंगे, ठीक है। प्रश्न का प्रकार होगा, कौन सा होगा प्रश्नों का प्रकार? बहुविकल्पीय। आपको उसमें 4 विकल्प दिए जाते हैं, उनमें से सबसे सही कौन सा है वो लिखना है। देखिए बच्चों, हमने पैराग्राफ पढ़ा था, उसके आधार पर एक प्रश्न पूछा गया, जीवन का दूसरा नाम संग्राम है, क्योंकि अब इस बात को हमने ध्यान में रख के जब पैराग्राफ को दोबारा पढ़ा, उसको गद्यांश को हमने टच किया, तो हमें उसमें कहीं न कहीं उसका आंसर मिलता है। क्या आंसर मिला? मनुष्य को जीवन भर युद्ध लड़ने पड़ते हैं? नहीं। मानव जीवन युद्धों के लिए बना है? नहीं। वास्तव युद्ध और मानव जीवन एक ही है? नहीं। मानव को जीवन के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। ये बात आपके पैराग्राफ में आई थी। आपको जब दोबारा पढ़ा, उसको 3rd टाइम पढ़ा, उसको 1st 2nd 3rd टाइम जब आप इसको पढ़ा तो कहीं ना कहीं आपने इसको अंडरलाइन
कर दिया होगा। ये चीज़ आपको पैराग्राफ में मिल गई थी। अगर आपको हिंदी की समझ है तो फट से समझ में आ गया। अगला प्रश्न है, मनुष्य अशांत और तनावग्रस्त रहता है। इस बात का हमने इस प्रश्न का जवाब उसमें देखना है। उसमें लिखा हुआ मिला था अपने को, क्या लिखा हुआ मिला था इनमें से? वह अपने स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, वह परोपकार करना चाहता है। थर्ड है, स्वार्थ पूर्ति एवं तृप्ति नहीं होने के कारण वह बुरे कार्य करना चाहता है। बच्चों, इस पैराग्राफ में जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे ये मिला था, हमें इसमें समझ में आया था हमारे कि मनुष्य स्वार्थ पूर्ति एवं तृप्ति नहीं होने के कारण अशांत और तनावग्रस्त रहता है। तो अगर आपको हमें वो बात समझ में आ गई और इस प्रश्न का अर्थ समझ में आ गया तो हम इस प्रश्न पे आसानी से पहुंच जाते हैं। तो इसमें सुटेबल ये हो गया, इसमें सुटेबल ये फोर्थ हो गया। ठीक है, अब आ गया प्रश्न नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन। अंत में जीत किसकी होती है? पैराग्राफ को आपने पढ़ा है, सुना है, बल और ताकत की, भौतिकता की, सत्य और न्याय की, असत्य और अन्याय की। देयर आर 4 ऑप्शंस। फर्स्ट, बल और ताकत, भौतिकता की, सत्य और न्याय एंड असत्य और अन्याय। बच्चों, आपको उसमें देखने को मिला था कि सत्य और न्याय की विजय होती है। आपने पढ़ते समय समझ गए थे आप, तो यहाँ पे आप पहुँच जाओगे ये वाला। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 4, साकार शब्द। साकार जो शब्द है उसका विपरीतार्थ का मतलब होता है अपोजिट वर्ड ऑफ द साकार। ये हो जाएगा आकार, निराकार, सहकार, साकारिता। अब इसमें से आपको क्या अच्छा लग रहा है, इसके सूटेबल क्या लग रहा है? साकार का क्या हो जाएगा? निराकार। अपोजिट वर्ड पूछ रहा है। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। शीर्षक मीन्स जो आपने पैराग्राफ को पढ़ा है उसका क्या चीज समझ में आई, उसका सारांश क्या है, मूल भाव क्या है, वो यहाँ पे छांट के लिखना है। सत्यमेव जयते, मानव जीवन, जीवन एवं संग्राम, जीवन संग्राम, मानव संवेदना, मानव संवेदना। ठीक है, तो अब इसमें क्या आएगा बच्चों? ये जो हम छांटते हैं, इसको जब हम सिलेक्ट करते हैं तो इसमें जो मूल भाव है गद्यांश का वो आ जाना चाहिए। जिस चीज़ में मूल भाव आ रहा है, वो जो बात करना चाह रहा है वो आपको पल्ले पड़ रही है जहाँ जाके, तो वो क्या हो जाएगा? जीवन संग्राम। जीवन संग्राम मीन्स जीवन का संघर्ष। इस प्रकार से जो एक को आपको दिया जाएगा अपठित गद्यांश, जो कि आपने पहले पढ़ा नहीं है, लेकिन आपकी योग्यता, भाषा की समझ आपको कितनी है उसको पढ़ना है। पढ़ करके उस पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देना है। यह इस योग्यता को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए आपकी जांच की जाती है या आपको अभ्यास करवाया जाता है। ये इसमें मैंने आपको समझाया। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात पे जो है सहमत हैं और आपको पूरी तरह समझ में आ गया है। फिर आपको मैं अभी एक वीडियो भेजता हूँ जिसमें आपको अगले पे गृह कार्य के रूप में काम करना है। ओके, धन्यवाद।